पिछली वीडियो में अपन ने परिमीकरण के कुछ क्वेश्चन किए थे जो प्रश्नावली के थे। आज अपन उदाहरण नंबर 19 और उदाहरण नंबर 20 के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 19 उदाहरण नंबर 20 हमारा परिमीकरण से ही संबंधित है, मतलब हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उदाहरण के क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन में भी हमें हरों का क्या करना है, हर का परिमीकरण करना है और हमें परिमेय संख्या दी हुई है। चलिए उदाहरण नंबर 19 की ओर चलें। 5/3 माइनस करनी 5 हमें संख्या दी है, इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो चलिए अंश की अगर हम बात करें तो अंश हमारा 5 है और हर हमारा है करनी 3 माइनस करनी 5। यहाँ हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि परिमेयकरण में क्या होता है। जो हर होता है उस हर का चिन्ह हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं और उसी राशि का गुणा हम कहाँ अंश पर कर देते हैं और उसी की राशि का गुणा हर में कर देते हैं चिन्ह बदलने के पश्चात। तो ये हमारा हर है, हर का यदि हम चिन्ह बदल दें तो इस माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और इसका गुणा हम कहाँ करेंगे, अंश में और हर में, दो जगह हम गुणा करेंगे। इस संख्या को ज्यों का त्यों उतारेंगे और इस हर को लेके इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे। चलिए 5 का गुणा, अच्छा एक चीज और आपको बता दें, जब किसी संख्या का गुणा किसी कर्णी में होता है तो उसका गुणा बाहर होता है, इतना आप ध्यान रखें। यदि कर्णी में कर्णी का गुणा हो, जैसे कर्णी 3 में कर्णी 5 का गुणा होगा तो गुणा होगा 5 3 कितना हो जाएगा, कर्णी 15 हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यदि कर्णी 3 में हम कर्णी 5 का गुणा करें तो हमारा आएगा कर्णी 15, ठीक है। परंतु यदि हम 2 का गुणा कर्णी 5 में करें तो आप 2 पंचे 10 मत लिख देना, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको 2 का गुणा यदि कर्णी 5 में करेंगे तो 2 का गुणा बाहर होगा, 2 कर्णी 5 इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए तो यहाँ अगर हम 5 का गुणा कर्णी 3 में करेंगे तो 5 3 15 नहीं होगा, 5 कर्णी 3 होगा। कितना होगा, 5 को हम बाहर लिखेंगे, 5 उत्तर कर्णी 3, बीच में प्लस लगा तो प्लस आ जाएगा। फिर 5 का गुणा कर्णी 5 में होगा तो 5 बाहर रहेगा और कर्णी 5 रहेगा, तो 5 कर्णी 5। चलिए यहाँ हमारा क्या है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक सर्वसमी क्या होती है, जो कक्षा 7th में आपने पढ़ी है, क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ये a है, ये b है, तो a प्लस बी, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसमी का, इसको आप याद रखें। तो a का मान क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a का मान कर्णी 3 है और b का मान कर्णी 5 है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर। चलिए हम आपको बता चुके हैं कि यदि कर्णी 2 की घात वाली है, अच्छा एक चीज यहाँ सुन लीजिए, यदि इस प्रकार की कर्णी लगी हुई है, यहाँ कर्णी के आगे यहाँ आपको कोई घात नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ कितने की घात कहलाई, 2 की घात कहलाई, तो ये जो कर्णी है ये 2 की घात वाली कर्णी कहलाती है। यहाँ जब भी आपको इस तरीके की कर्णी लगी हुई है और यहाँ आपको कोई संख्या ना दिखे तो समझ जाइए ये जो कर्णी है ये 2 की घात वाली कर्णी है, जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, यहाँ जो कर्णी 3 के ऊपर 2 की घात लगी है, मतलब 3 के ऊपर जो कर्णी का निशान लगा हुआ है ये वर्गमूल का निशान है, और इस निशान का ये वर्गमूल का निशान है या ये 2 की घात वाली कर्णी है, इसका मान होता है 1/2। कितना होता है, इसका मान 1/2। और जब 3 के ऊपर 1/2 की घात लगी है और पूरे के ऊपर 2 की घात लगी है तो 2 की घात से हमारी 2 की घात क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और केवल 3 बचेगा। इस प्रकार से ये 3 आ जाता है। तो आपको इतना लंबा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आपको केवल इतना याद रखना है, कर्णी जो यहाँ पे जो कर्णी 3 है इसका वर्ग कितना होगा, 3 होगा, और कर्णी 5 का वर्ग कितना होगा, 5 होगा। तो 3 और 5 और माइनस लगा हुआ है तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -2। अच्छा इसको अपन ने इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अच्छे गणित का एक रूल्स होता है कि जब भी हम किसी आंसर को लिखते हैं तो आंसर लिखते समय ये ध्यान रखें कि उस संख्या का जो हर है वो एक ऋणात्मक राशि नहीं होना चाहिए। तो इस ऋण का हम ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, ऊपर, यहाँ ब्रैकेट लगा के इस तरीके से इसको माइनस लिख के अपन लिख सकते हैं। इतना याद रखेंगे कि हर में हम क्या ऋणात्मक संख्या नहीं रखते, तो अपन ने माइनस को कहाँ रख दिया, यहाँ आगे लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन की ओर चलें। 1/7 धन 3 कर्णी 2 लिखा हुआ है, परिमेयकरण करना है हमें, तो वैसे ही करेंगे अपन जैसा ये किया है, चिन्ह बदल के इसका चिन्ह बदलेंगे तो क्या आएगा, 7 - 3 कर्णी 2, और इसका गुणा कहाँ करेंगे, अंश में और हर 2 जगह करेंगे।
1 का गुणा 7 में होगा 7 एकम 7 आएगा। 1 का गुणा 3 काणी 2 में होगा तो 3 काणी 2 है। अच्छा, 1 की जगह यहाँ 2 होता तो 2 का गुणा करते, 2 होता तो 2 का गुणा क्या करते, 7 दूनी 14 हो जाता, 2 होता तो 3 दूनी क्या हो जाता, 6 काणी 2 हो जाता। चलिए यहाँ पे भी वही सूत्र लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर सर्वसमीकरण लगेगी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और बी क्या है हमारा 3 काणी 2 है तो बी का मान 3 काणी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 7 से 49 होगा, माइनस यहाँ देखिए 3 काणी 2 पर वर्ग लगा हुआ है तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। और काणी 2 का स्क्वायर भी हम बता चुके कि काणी 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 2 आ जाएगा हमारा। तो 9 दूनी हमारा कितना हो गया 18 हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें घटा देना है, तो 9 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, 4 में से जाएगा, 3 बचेगा, ये हमारा आंसर है। चलिए प्रश्नावली 1.5 के बाद प्रश्नावली 1.6 हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.6 को पढ़ने से पहले हम कुछ घातांक नियमों के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर यहाँ मैंने एक शब्द लिखा हुआ है घातांक और नियम। चलिए सबसे पहले नंबर यहाँ घातांक जो लिखा हुआ है, घातांक का मतलब आप समझते होंगे, किसी संख्या के ऊपर यदि अपन कोई दूसरी संख्या लगा देते हैं इस तरीके से, मान लीजिए 2 लिखा है, 2 के ऊपर यदि हम 3 लगा दें तो इस यहाँ पर 2 हमारा आधार होता है और 3 हमारा क्या होता है, 3 को हम घातांक या घात बोलते हैं। 2 के ऊपर इसको पढ़ाते हैं 2 के ऊपर 3 की घात, या 2 का क्यूब, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको 2 का क्यूब। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर घात हमारी 3 है और आधार हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है 2 है और घात हमारी क्या है 3 है। अच्छा एक चीज़ यहाँ सुन ले, प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करने से पहले आपको ये घातांक के नियम मालूम होना चाहिए। हालांकि ये कक्षा 7th में आपने पढ़े होंगे, एक बार रिवीजन आपको मिल जाएगा, तो पहले आप घातांक के नियमों को अच्छी तरीके से समझें और इन घातांकों का प्रयोग लगभग आप आगे की प्रश्नावलियाँ जब सॉल्व करेंगे या नए नए चैप्टर में आप पहुँचेंगे, वहाँ आपको इन घातांक के नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा एक चीज़ आपको बता दें, जितने भी गणित में घातांक के नियम हों या किसी भी प्रकार की परिभाषाएँ हों या सर्वसमीकाएँ हों, ठीक है, इन सब की आपको आवश्यकता आने वाली प्रश्नावलियों में पड़ेगी। तो जितने भी आपको नियम दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जो सूत्र आपको बताए जा रहे हैं, उसको आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्योंकि होगा क्या, जब कोई नई प्रश्नावली आएगी तो वहाँ कौन सा सूत्र कब लगेगा या कौन सी सर्वसमीका कहाँ कैसी लगेगी, तो वहाँ जब आपको बताई जाएगी तो फिर आपको समझ में आने वाला नहीं है कि आप कहोगे सर ये सर्वसमीका कहाँ से आ गई या ये घातांक नियम कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये नियम कानून सब पता नहीं होंगे तो आप गणित नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, और गणित पढ़ोगे तो लेकिन परेशानी जाएगी, आपको ये समझ में नहीं आएगा ये वाला स्टेप कहाँ से आ गया, इस वाले स्टेप में ये सर्वसमीका कहाँ से आ गई। तो जितने भी आपको नियम या सर्वसमीकाएं बताई जा रही हैं, सूत्र जो आपको बताए जा रहे हैं, उनको आपको कॉपी में नोट करके याद करना है, उनको आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। चलिए अच्छा, नियमों को पढ़ाने से पहले अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं, यदि आप वीडियो को क्या नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया अच्छी बात है, उनके लिए धन्यवाद। और जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए पहला नियम है घातांक का कि x के ऊपर m की घात है और x के ऊपर n की घात है, तो x के ऊपर m प्लस n की घात हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यहाँ सुन लीजिए, यहाँ जो x लिए हुए हैं हमने यहाँ जो x लिए हुए हैं और m और n लिए हुए हैं, ये कोई ना कोई संख्याएं हैं। हो सकता है कि x के स्थान पर चर भी हो सकते हैं और अचर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, और m के स्थान पे भी चर और अचर दोनों हो सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। फिर से सुन लीजिए, यदि सॉरी थोड़ा सा शोर हो रहा है, चलिए x के ऊपर m की घात, फिर से सुन लीजिए, यदि आधार समान हो, घात भिन्न हो, अलग अलग हो और गुणा का चिन्ह लगा हो, तो गुणा में घातें हमेशा क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। फिर से सुन लीजिए, आधार समान हो, यहाँ आपको दिख रहा होगा x हमारा आधार है, दोनों की आधार x है, मतलब आधार समान है, घातें भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं, तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। चलिए यदि x के ऊपर m की घात है, भाग का निशान लगा हुआ है या बटे का निशान लगा हुआ है, क्योंकि भाग और बटे एक ही है। ठीक है, या तो आप भाग कह सकते हो या बटे कह सकते हो। ठीक है, x के ऊपर m की घात
यदि इस तरीके से भी लिखा हुआ है कहीं, आपको एक चीज़ बता दें, एक्स के ऊपर एम की घात लिखी हुई है और बटे लगा हुआ है एक्स के ऊपर एन की घात, तब भी यही सूत्र लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स के ऊपर एम माइनस एन। कहने का अर्थ ये है, अगर यदि आधार समान है, घातें भिन्न भिन्न है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। ये दोनों नियम हो गए। तीसरा नियम है कि यदि किसी संख्या के ऊपर एक घात लगी हुई है, उस संख्या के ऊपर दूसरी घात, तीसरी घात, इस तरीके से कई घातें लगी हुई हैं, एक घात के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी घात लगी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है सभी घातों का कि आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स के ऊपर एम की घात और एम के ऊपर कितनी घात लगी, एन की घात, तो इन घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और यदि x के ऊपर 0 की घात लगी हुई है या किसी संख्या के ऊपर 0 की घात है, तो उसका मान 1 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा 2 के ऊपर 3 की घात है और गुणा लगा हुआ है 2 के ऊपर 5 की घात है। तो इसको आप हल करोगे, देखो आधार समान है दोनों में, घातें अलग अलग है और गुणा लगा, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा, 2 के ऊपर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 की घात हो जाएगी। समझ में आया। अगला नियम क्या कहता है, यदि कोई भी अपन आधार चेंज नहीं कर सकते, 5 के ऊपर 3 की घात है और मान लीजिए बीच में क्या लगा हुआ, भाग लगा हुआ है, और 5 के ऊपर 2 की घात है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये वाला सेकंड नंबर का नियम लगेगा। सॉरी, भाग में घातें क्या हो जाती, घट जाती। तो 5 के ऊपर कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 3 माइनस 2 मतलब 5 के ऊपर कितनी घात आ जाएगी, 1 की घात आ जाएगी। अगर 6 के ऊपर 2 की घात लगी हुई है, पूरे के ऊपर 3 की घात लगी हुई है, तो हमारा ये वाला नियम लगेगा और क्या हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, मतलब 6 के ऊपर 6 की घात हो जाएगी। इस तरीके से हम इन नियमों का उपयोग करेंगे। चलिए, अगली वीडियो में अपन इन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धन्यवाद।